Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so yesterday we studied about automatic adjustment in balance of payment. Balance of payment किस तरह से खुद ब खुद automatically adjust हो जाता है. Under first we studied there are two systems under fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. कल हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा अंडर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस. जब प्राइसेस में चेंज आएगा तो होम कंट्री एच और फॉरेन कंट्री एफ दोनों खुद ब खुद जो भी डिस्टर्बेंस अराइज हुआ है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट वी स्टडीड कैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट के कारण हाउ इंटरेस्ट रेट विल फ्लक्चुएट और खुद ब खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. ये दो कंसेप्ट्स कल हमने पढ़े थे. किसी को भी डाउट दोनों में से किसी को डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? मैम वो तीसरा टॉपिक समझ में नहीं आया था. हाँ, तीसरा टॉपिक वाज व्हाट? बताओ कौन से टॉपिक से रिलेटेड था, क्या था वो?
मैम वो अभी मतलब एक्चुअली मेरे में आप थोड़ा प्रॉब्लम था ना नेटवर्क का, तो मेरे को मालूम नहीं है। 1 मिनट में आपको बोलता हूँ, देख के मैंने लिखा है उसमें। एक मिनट, आई एम आल्सो शेयरिंग स्क्रीन, बताना फिर। मैडम इंटरेस्ट रेट वाला था एक, और उसके इनकम लेवल। इंटरेस्ट रेट में इतना तो मालूम पड़ गया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यस, मतलब चलिए इंटरेस्ट रिवाइज। ज्यादा लेंगे। हाँ, यस, लेकिन रिवाइज करते हैं। यस यस राइट, चलिए, तो ये रहा स्क्रीन पर कल की स्प्रेडशीट मेरी स्क्रीन पर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट 2 वेज में हम स्टडी करते हैं, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल। अभी तक फ्लेक्सिबल हमने स्टार्ट नहीं किया है, वी हैव स्टडीड अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सचेंज रेट विल बी सेम एज इट इज, सिर्फ ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट खुद ब खुद बीओपी एडजस्ट हो जाएगा। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस की बात करते हैं तब आ जाइए, एजम्पशंस लिखे थे और उसके बाद था फॉर कंट्री एच, स्क्रीन पर है फॉर कंट्री एच। इनिशियली कंट्री एच में एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इंपोर्ट बढ़ गया एक्सपोर्ट से, क्योंकि वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग अ टेक्नोलॉजिकली बेटर गुड फ्रॉम कंट्री एफ। तो हमारे इंपोर्ट यस एम बढ़ गए एक्सपोर्ट से, यानी देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट. Up we have to make payment, so there is an assumption that payment is done only by the outflow of gold. जब gold outflow होगा, so there comes एक एंट्री होती है एक थियरी की जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी. इट सेज मनी सप्लाई इज अकॉर्डिंग टू द गोल्ड रिजर्व्स प्रेजेंट इन द कंट्री. तो जब गोल्ड आउटफ्लो होगा तो मनी सप्लाई विल डिक्रीज. व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस, सो एज अ रिजल्ट प्राइस भी कम हो जाएंगी. अब क्यों, जब मनी सप्लाई कम होता है तब प्राइस भी कम होती है. ये देखिए स्क्रीन पर, मनी सप्लाई इज लेस, सो पीपल आर हैविंग लेस मनी, लोगों के पास पैसा कम है. जब लोगों के पास पैसा कम है, सो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज. डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम हो जाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं है यार सामान खरीदने के लिए, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज. When demand for goods and services decreases, then what happens? Prices will also decrease. क्योंकि if we will not demand goods, so prices will decrease. तो finally price कम हो जाती है. जब prices कम हो जाएंगी तो our goods have less price, हमारे गुड्स की प्राइस कम होगी तो our country will be an attractive option for other country to purchase goods from us. वो हमसे सामान खरीदना चाहेंगे क्योंकि हमारी कंट्री में गुड्स की प्राइसेस कम हो गई हैं. अवर गुड्स हैव लेस प्राइस, तो बाहर के लोग हमसे गुड्स खरीदेंगे, सो आवर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज. जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, सो द डिस्टर्बेंस वाज इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट विल बी ग्रेजुअली एंड स्लोली सॉल्व्ड. सिमिलरली जब हम किसकी बात करते हैं, कंट्री एफ की बात करते हैं. इनिशियली कंट्री एफ में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल है, पर कंट्री एफ इज अ सरप्लस कंट्री. इसने कंट्री एफ ने टेक्नोलॉजिकली बेटर कमोडिटी बनाई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए. एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस. Now surplus, so it will receive gold from others. Why? It will sell goods to other countries. तो दूसरी countries in return क्या देगी? Gold देगी. So there will be gold inflow. When gold inflow, then money supply increase. Money supply increase, so prices will increase. अब price of any commodity अगर बढ़ जाएगी तो कोई हमारी country, home country इनसे goods नहीं खरीदेगी. यानी इनके एक्सपोर्ट्स, प्राइस ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी. और क्या होगा, इनके जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे मार्केट में, हर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट खरीदने को तैयार था, वो हर कोई नहीं खरीद पाएगा क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है. तो इसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. The situation of disturbance की exports are more than import, due to decrease in export, ये disturbance धीरे धीरे खुद ब खुद solve हो जाएगा. Now you need to remember there is a direct relationship between money supply and prices. If money supply increases, so price will also increase. If money supply decreases, so price will also decrease. Next concept पे आते हैं flexibility in interest rate. Now what is flexibility in interest rate? देखिए country H के लिए initially there is x is equal to m, that is equilibrium, export is equal to import. But due to disturbance, what happened?
Imports are greater than export क्योंकि we are buying technologically better commodity from country F. So we have a situation of deficit. Deficit हम खरीद रहे हैं तो we need to make payment. Payment करेंगे तो there will be gold outflow. बाहर gold reserves कम होंगे तो money supply भी कम हो जाएगा. Now, if money supply decreases, interest rate increases. Now, this is a very, very important concept. ये आपको पता होना चाहिए for your regular, मतलब ये common sense, मतलब it is a very common general knowledge. ये आपको पता होना चाहिए as commerce students also. जब इकोनॉमी में पैसे की कमी होती है, पैसे का सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है. ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने इसे समझाया था. मनी सप्लाई इज लेस, पैसा कम है, बट इन्वेस्टर्स वांट मनी फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. इन्वेस्टर्स को तो पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए. तो पैसे का सप्लाई कम है पर पैसे की डिमांड ज्यादा है, बिकॉज पीपल, इन्वेस्टर्स, क्या हमें भी चाहिए पैसा यूएल की फीस भरने के लिए या कहीं भी एजुकेशन की फीस भरने के लिए. सो व्हाट, पैसा इकोनॉमी में कम है पर लोगों की डिमांड ऑफ मनी ज्यादा है. जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, we want money, तो banks will give us money, but they will charge what? High rate of interest. Rate of interest क्या हो जाएगा? High हो जाता है. Once again, इसको दूसरे कंसेप्ट से भी समझा जा सकता है. बैंक्स में मनी सप्लाई कम है, कमर्शियल बैंक्स के पास भी इतना पैसा नहीं है. वो चाहती है कि लोगों के पास थोड़ी बहुत जो भी सेविंग्स बची है वो बैंक में सेव कर दे. बैंक में सेव करना मतलब, मैं क्यों बैंक में पैसा सेव करूंगी? When banks will give me high rate of interest on my savings. जब बैंक मुझे मेरी सेविंग्स पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तभी मैं पैसा बैंक में सेव करूंगी. तो जब इकोनॉमी में पैसे की तंगी होती है, पैसा नहीं है पर डिमांड तो है, we want money for our survival, and if we go and ask for loans, we will get loans, but the rate of interest will be high. Clear? So क्या कहने का मतलब, वापस से ऊपर आ जाते हैं. When money supply decreases, so rate of interest will increase. Now if rate of interest, हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है सेविंग्स पर, इन्वेस्टमेंट पर, किसी पर भी मानो इंटरेस्ट रेट अगर हमारी कंट्री में ज्यादा मिलता है, so our country becomes an attractive place. Why? Because foreign country want to save money in our country. फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में पैसा सेव करना चाहेगी. क्यों? क्योंकि उन्हें मिलेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो देयर विल बी कैपिटल इनफ्लो इन अवर कंट्री. बाहर वाले लोग पैसा हमारी कंट्री की बैंक्स में डालना चाहेंगे या हमारी कंट्री में सेव करना चाहेंगे, इसलिए देयर विल बी मनी कमिंग इन आवर कंट्री, कैपिटल इनफ्लो होगा and deficit will be solved. Deficit was the situation when we need to make payment more and receive less, right? Import ज्यादा थे, exports कम थे, but due to capital inflow, our BOP में receipts भी बढ़ने लगेंगी and deficit will be solved. Is it clear? Any doubt till here? No, madam. हाँ, तो जब मनी सप्लाई कम होगा तो इंटरेस्ट रेट, हमारी मजबूरी का, हमें पैसा तो चाहिए, उस मजबूरी के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है. Yes. चलिए, तो अगर हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग इन जनरल. इन्वेस्टमेंट पे भी रेट ज्यादा है, सेविंग पे भी ज्यादा है, तो दूसरी कंट्री को लगेगा कि अवर कंट्री इज अ गुड ऑप्शन टू सेव मनी. वो हमारी कंट्री की बैंक्स में पैसा सेव करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिले. अभी फॉर फॉरेन कंट्री व्हाट सिचुएशन विल बी देयर? सी आई एम एक्सप्लेनिंग. चलिए बोलिए, फॉरेन कंट्री में क्या होता है? एक्सेस मनी सप्लाई. एक सेकेंड. हाँ, फॉरेन कंट्री में सबसे पहले एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, राइट? एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, सो उनके कंट्री में सरप्लस होगा. हाँ, उनकी कंट्री में सरप्लस मनी होगा. सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम भी होगा. हाँ, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है. इनको लगेगा कि हमारी बैंक्स तो कोई इंटरेस्ट देती ही नहीं है, इससे बेटर है वी शुड सेव मनी इन दी कंट्री एच.
हमें कंट्री एच में पैसे सेव करने चाहिए, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहां रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी रेट ज्यादा है। तो कैपिटल इनकी कंट्री से निकलकर कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा और आ जाएगा कंट्री एच में। जब यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो होगा तो यहाँ पे जो सरप्लस सिचुएशन अराइज हुई थी कि यहाँ पर रिसिप्ट्स ज्यादा थी और पेमेंट कम था, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होकर सिचुएशन सरप्लस विल बी सिचुएशन ऑफ सरप्लस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो कंट्री एफ के लिए देयर इज अ कैपिटल आउटफ्लो। इज इट क्लियर? Yes. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, next C topic today we will study, that is flexibility in income levels. Flexibility in income levels. Again, this is Keynesian mechanism. Keynesian mechanism. It's Keynesian mechanism. It is again related to the previous one. ऊपर वाले concept से ही बिल्कुल related है। हम आ जाते हैं कंट्री एच को पहले समझते हैं। कंट्री एच में सिचुएशन इनिशियली अभी हम ले लेते हैं कि डिस्टर्बेंस होने के कारण सिचुएशन इज इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। इट इज अ डेफिसिट कंट्री। क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम कंट्री एफ, तो हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। चलिए, नाउ यू नो व्हाट हैपेंस। The adjustment will be, adjustment ये होगा कि there will be gold outflow, we will pay in terms of gold outflow, so money supply will decrease. Money supply decreases, that means interest rate will increase. Interest rate increases, that means investment decreases. Now, new thing you have to study here, investment decreases. As a result of decrease in investment decreases, income decreases by multiplier effect. Income decreases by multiplier effect, and as a result, marginal propensity to import decreases. Propensity to import decreases. Marginal propensity to import decreases. Imports decline. Imports decline. Imports decline. Marginal propensity मतलब हाँ, I'm explaining. Marginal propensity to import decreases and finally imports decline. चलिए समझते हैं one by one. देखिए, सबसे पहले this is clear to you. When there is more of you import, then you have to pay in terms of gold. So you are paying in terms of gold. Then if you will pay in terms of gold, money supply आपकी country में कम हो जाएगा because money is supplied according to the gold reserves with RBI. So पैसा print होना कम हो जाएगा. Now, if money supply is less, interest rate increases. चलिए, अभी इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं नीचे। देखिए, see, when there is less money supply, समझना कंसेप्ट अच्छे से। Less money supply means money is printing less in the economy, but investors want money. Investors or business sector demands money.
भाई बिजनेस सेक्टर को तो अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, सो दे गो फॉर लोन्स, दे गो फॉर, अभी पहले समझिएगा, लिखना नहीं, दे गो फॉर लोन्स, and we know that if they will go for loans, bank will charge, when money supply decreases, so interest rate, bank will charge हाई high interest. Yes, जब बैंक हाई इंटरेस्ट लेगी तो क्या इन्वेस्टर्स ज्यादा लोन्स ले पाएंगे? क्या इन्वेस्टर्स ज्यादा लोन्स ले पाएंगे? लोन पर इतना ज्यादा ब्याज भरना नहीं। पड़ता है। नहीं। नहीं, तो इन्वेस्टर्स और बिजनेस सेक्टर अभी थोड़े टाइम के लिए लोन लेना बंद कर देंगे, लोन लेना बंद कर देंगे, यानी नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट, यानी अपना बिजनेस थोड़ा कम स्केल पर चलाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है तब इनकम भी कम हो जाती है बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। पहले वापस से इतना समझते हैं, जब इकोनॉमी में पैसे का सप्लाई कम है, पैसा कम है, अब यू थिंक यू आर अ बिग बिजनेसमैन, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने सोचा था आप नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे, आप गए बैंक के पास लोन लेने, बैंक इज नाउ चार्जिंग यू वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू विल अवॉइड टेकिंग लोन। आप सोचेंगे यार लोन नहीं लेते हैं, फैक्ट्री जो नई सेटअप करनी है उसको अभी पोस्टपोन कर देते हैं, यानी यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी इन सेटिंग अप न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, यू आर नॉट is spending money in buying more chickens and eggs, if you remember, right? जो क्लास में जिनको याद है, what is investment? Investment is purchasing chickens that are going to give you eggs in future, right? So that eggs can be again sold up and you can earn multiple times. पर अब क्या हुआ है, आपने नई फैक्ट्री डालना बंद कर दिया, आपने चिकन्स खरीदना बंद कर दिया, सो व्हाट हैपन, आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिर्फ आपकी ही इनकम कम नहीं होगी, जो फैक्ट्री आप डालने वाले थे उसमें लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, लाखों नहीं एटलीस्ट हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, उससे गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होते, वो गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल करते मार्केट में होलसेलर को, होलसेलर फिर उसे सेल करता रिटेलर को, रिटेलर सेल करता कंज्यूमर को। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ना होलसेलर को इनकम मिली ना रिटेलर को इनकम मिली। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस, इनकम आल्सो डिक्रीजेस बाय मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स से इनकम भी इकोनॉमी में कम हो जाती है। Repeating again, when money supply is less in the economy, investors will not prefer to take loans. Why they are not going to take loans? Because the bank is charging High interest. high interest. तो वो नई फैक्ट्री नहीं डालेंगे, नई फैक्ट्री में नहीं डालना यानी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाना, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट कम हो जाना, दैट मींस जो फैक्ट्री आप डालने वाले थे उससे आपको जो इनकम होने वाली थी वो आपकी इनकम तो खत्म हो गई, साथ ही साथ उसमें जो लोग काम करते उनको इनकम होती, उनको भी अब इनकम नहीं मिलेगी, उससे जो गुड्स बनते वो होलसेलर को बेचते, होलसेलर फिर किसी और को बेचता, तो अब ऐसा होलसेलर के लिए भी नहीं होगा, यानी होलसेलर की इनकम खत्म, रिटेलर की इनकम खत्म, यानी इकोनॉमी में आपके इन्वेस्टमेंट ना करने से बहुत सारे लोगों की इनकम क्या हो गई, कम हो गई, रुक गई, वेरी गुड, इनकम रुक गई, सो इनकम डिक्रीजेस, आई एम गोइंग अप अगेन, सी इनकम डिक्रीजेस बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट, आपके लोगों के पास इनकम नहीं आ रही, तो क्या प्रोपेंसिटी मींस कैपेसिटी टू इंपोर्ट, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू इंपोर्ट, तो कंट्री में कैपेसिटी टू इंपोर्ट क्या हो जाएगी, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, क्या वो बाहर से सामान खरीदने की ताकत रखते हैं, नहीं रखते हैं, उनके पास पावर ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो बाहर की कंट्री से सामान खरीद पाए, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कैपेसिटी टू इंपोर्ट कम हो गया तो लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे इंपोर्ट विल डिक्लाइन, एंड द प्रॉब्लम दैट वाज अराइज्ड, हाँ यस, so deficit will be gradually solved. Is it clear? Understood everyone? मैम हाँ बोलो। मैम जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो फॉरेन कैपिटल भी तो आएगा। हाँ, फॉरेन कैपिटल आएगा इकोनॉमी में, पर उस पे इंटरेस्ट कौन कमाएगा,
वही कमाएंगे जो फॉरेनर्स ही कमाएंगे। वही कमाएंगे, राइट, वही कमाएंगे, वो कमाएंगे। चलिए इन्वेस्टमेंट होगा, पर अगर हम कंट्री के अंदर की बात करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, हमारे कंट्री में तो इन्वेस्टमेंट कम भी तो हुआ। यस, यू आर राइट कि जब फॉरेन कैपिटल आएगा तो अगर उन्होंने सिर्फ पैसे बैंक्स में सेव किए हैं तो इंटरेस्ट वो कमाएंगे। अगर उन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं चूज किए जिससे कंट्री को कोई भला नहीं हुआ तो Is it clear? Yes, that is also working. वो फोर्स भी वर्क कर रहा है कि पैसा तो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रहा है। Yes, I understand. It is completely correct. But हम हमारी स्कोप ऑफ स्टडी को सिर्फ हमारे कंट्री की पैसे से रिलेट करते हैं। हमारी कंट्री में क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को लोन्स हाई रेट पर मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा एंड लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। I agree, whatever you are saying it is true, but हम हमारे स्कोप को, उस चीज को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। Here we are only talking about country H. Our country, right? तो assumptions में लिखना होगा ignoring or नहीं, हाँ, अब ये भी लिख सकते हैं, पर it's better do not write anything, क्योंकि मुझे लगता है अब लिखने का तो कुछ रहेगा नहीं, it is all your MCQs. ठीक है। उम्मीद की किरण जागती हुई। ऐसा I am not happy for that, क्योंकि MCQs नहीं का नहीं, मुझे- we are also not happy. Like अच्छा, I am हाँ। not, I don't Oh. know about any other. Okay. चलिए ठीक है, तो क्लियर कंसेप्ट। तो आपको ये भी एज अ जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है तो मल्टीपल इफेक्ट से इनकम भी कम हो जाती है। इनकम कम हो गई तो लोगों की कैपेसिटी टू इंपोर्ट कम हो जाएगा एंड फाइनली इंपोर्ट्स डिक्लाइन। चलिए नीचे एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ये तो मैंने ऐसा सब समझाने के लिए लिखा है। यू राइट बिलो दिस ग्रीन वाले पोर्शन के नीचे आप लिखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, ड्यू टू increase in interest rate, investors will avoid taking loans, will avoid taking loans and investing in new projects. Due to increase in interest rate, investors will avoid taking loans and investing in new projects. Investment declines, income declines by multiple times. Income declines by multiple times. Income declines by multiple times, so there is decrease in the capacity to take, decrease in capacity or propensity, decrease in capacity or propensity to import. इनकम नहीं होगी तो लोगों के पास पावर ही नहीं है कि वो बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर पाए। So there is decrease in capacity or propensity to import. चलिए नेक्स्ट आते हैं, कंट्री एफ की बात करते हैं। कंट्री एफ, चलिए तो कंट्री एफ में देयर इज इनिशियल सिचुएशन ऑफ exports more than import. Exports more than import. Now exports more than import, so what will happen?
एडजस्टमेंट होगा, हम they will receive gold, so there will be gold inflow. इनके पास गोल्ड आएगा तो इनका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इनका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन. नाउ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन, सो इन्वेस्टमेंट increases. Investment if increases, income also increases by multiplier effect. Income increases by multiplier effect. If their income will increase, that means they are going to, in marginal propensity to import increases. Marginal propensity to import increases. Finally, इनके imports बढ़ जाएंगे, imports यानी M increases, surplus situation is solved. मैडम Yes, बोलो. इसके कुछ नहीं चलिए शुरू से, चलिए अभी समझते हैं. चलिए, इनिशियली यहाँ पर सरप्लस है, यहाँ के एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, इनके यहाँ गोल्ड इनफ्लो आ रहा है क्योंकि रिसीव कर रहे हैं गोल्ड एच से, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बहुत होगा इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. चलिए अब ये देखते हैं, मनी सप्लाई and demand of money, demand of money by investors. There are two concepts. एक वो लोग जिनके पास सरप्लस मनी है जो मनी सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा डिमांड ऑफ मनी बाय इन्वेस्टर्स. नाउ यू टेल मी, when interest rate is less, you have a good, यानी if you are a businessman, you have a good opportunity to take loan. Yes or no? आप लोन्स लेंगे? बिल्कुल लेंगे. हाँ भाई, ब्याज अभी तो कम भरना पड़ेगा. यस, अच्छा टाइम है, लोन्स ले लेते हैं. You take loans, you invest. When you put a new factory, if you are putting a new factory, many people get employed in it. You will produce goods and services which will be sold. Wholesaler gets income, retailers gets income. Various services भी लगेंगे आपके फर्म में, आपकी फैक्ट्री में, और बहुत सारी सर्विसेज का भी यूज होगा. So each one of the person in the economy, their income will increase. Is it clear? Understood. Chaliye, again we take chickens and eggs. If interest rate is less, you have a good option to continue with your business and continue with your investment in chicken and eggs. So what you're going to do, you're going to buy more chicken. More chickens are going to give you more eggs. More eggs are going to give you more chickens. So you are going to sell more and more in the market. If you are going to sell more and more in the market to some people, तो उनको आप बेचोगे, वो आपसे खरीदेंगे, एंड धीरे धीरे करके एक पर्सन नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल इन द इकोनॉमी हुज इनकम इंक्रीजेस. इज इट क्लियर? तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है इकोनॉमी में, सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ सिचुएशन व्हेन जो बिजनेस पीपल होते हैं, जो नए प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले होते हैं, वो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का ही वेट करते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तब वो लोन्स लेंगे. दे टेक लोन्स, दे इन्वेस्ट, एंड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट व्हाट हैपेंस, सी आई एम गोइंग बैक, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट. जब इनकम बढ़ेगी कंट्री एफ में लोगों की, तो लोगों के पास पावर है टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. वो दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो उनकी कैपेसिटी टू इंपोर्ट बढ़ जाएगी, और फाइनली उनके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो जो सरप्लस सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सबको ma'am. क्लियर है कंसेप्ट? तो इसके नीचे ये जो Yes. हमने
हाँ, ये जो एरोस बनाए हैं, इंपोर्ट्स इंक्रीजेस एंड सरप्लस सिचुएशन इज सॉल्व, के नीचे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए. When interest rate fall, मैडम एक when मिनट, हाँ वो प्रोपेंसिटी वाला शो करो ना. हाँ, marginal propensity to import increases, imports बढ़ जाएंगे एंड सरप्लस सिचुएशन जो कंट्री एफ में है एक्सपोर्ट ज्यादा होने की, वो सॉल्व हो जाएगी. इंपोर्ट इंक्रीज. चलिए लिखिए. यस. Yes, लिखिए. When interest rate increases, investors prefer taking loans. Rate decreases. When interest rate decreases, sorry. When interest rate decreases, investors prefer taking loans and investing in new projects. As a result, income of so many people increase. By multiplier effect, and their capacity to import also increases. Their capacity to import also increases. Is it clear? कोई doubt? Done? Yes. चलिए, तो अभी ये तो हमने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबिलिटी इन इनकम. नाउ ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी, उसके बहुत बड़ा लिमिटेशन है. इसमें लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन है फॉर डेफिसिट कंट्री. डेफिसिट कंट्री के लिए क्या लिमिटेशन है? बीओपी तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, पर देयर इज सर्टेन लिमिटेशन फॉर डेफिसिट कंट्री. चलिए, आप जाइए ऊपर, अपना पेज टर्न कीजिए और मुझे बताइए होम कंट्री के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस पे जाइए. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस वाले पार्ट पर जाइए और बताइए होम कंट्री के लिए प्राइस क्या हो रही थी. होम कंट्री के लिए प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? देखिए, प्राइसेस कम हो रही है. चलिए, फिर वापस बोला ना. हाँ, देखिए, वापस जाइए फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस पर और बताइए डेफिसिट कंट्री इज होम कंट्री. होम कंट्री के लिए बताइए प्राइसेस क्या हो रही है? प्राइसेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. फिर बताइए इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट में जाइए. फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट पर जाइए. इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है.
चलिए फिर जाइए इनकम लेवल में, इनकम फ्लेक्सिबिलिटी इन इनकम में, और बताइए इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा कम हो रहा है। डिक्लाइन इनकम क्या हो रही है, है, डिक्लाइन कम हो कम हो रही है। यस, तो प्राइसेस कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इनकम कम हुआ, डेफिसिट कंट्री इज अब मैं आपको बोलूंगी कम टू पेज नंबर 25 ऑफ योर पैम्पलेट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें डीमेरिट बहुत अच्छे से बताया है। पेज नंबर 25 अपने पैम्पलेट में खोल के रखिए, मैं समझा रही हूँ, फिर वी विल रीड इट। प्राइस डिक्रीज, रेट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है इकोनॉमी में, तो डेफिसिट कंट्री गेट्स कॉट, डेफिसिट कंट्री गेट्स कॉट इन डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप। डेफिसिट कंट्री धीरे धीरे डिफ्लेशनरी गैप में पहुंचती चली जाती है या डिफ्लेशन में चली जाती है। नाउ यू नो व्हाट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन जब इकोनॉमी में चीजों की प्राइस कम हो जाती है, गुड्स की डिमांड ही नहीं होती, गुड्स की डिमांड ही नहीं होती, तो प्रोडक्शन भी क्या कर दिया जाता है, गुड्स का डिमांड ही नहीं है रोक तो दिया चीजों जाता है। प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या, फैक्ट्री बंद हो गई, नहीं लोगों का मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भी चला जाएगा। सो डिफ्लेशन इज दिस, इसे कहते हैं इकोनॉमी गोइंग इन अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, आर्थिक मंदी। यस, दिस इज मंदी, जब चीजों की प्राइसेस कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो रहा है, तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे गुड्स की, गुड्स की डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन सेक्टर भाई चीजें बनाएगा भी नहीं, चीजें नहीं बनाएगा तो लोगों को फैक्ट्रियों से निकालने लग जाएगा, यानी देयर विल बी सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। भाई बीओपी को खुद ब खुद एडजस्ट करने के लिए द कंट्री हैज टू गो इन अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप व्हिच इज नॉट एट ऑल गुड। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। बीओपी तो खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट्स और पेमेंट बराबर हो जा रहे हैं, बट जस्ट नियर बीओपी को बराबर करने के लिए आप कंट्री के अंदर लोगों की इतनी अनस्टेबिलिटी हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है देन पीपल गो मैड, पीपल रियली गो मैड, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, करने को काम नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खिलाएंगे कहां से, खाएंगे कैसे, एंड सो ऑन। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। और एक बार इकोनॉमी इसमें गई तो इस गड्ढे में, कुएं में गिरती चली जाती है, वापस निकालना इकोनॉमी को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप बीओपी को सिर्फ सॉल्व करने के लिए कंट्री को एक प्राइस भरना पड़ रहा है, दैट इज डिफ्लेशन एंड दैट इज नॉट गुड। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं पेज नंबर 25 पर डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट पढ़ रही हूं। Deficit countries should allow fall in price, investment, income and employment. Deficit country में सब कम हो जा रहा है, so there has to be what, they have to create a situation of deflationary gap, and deflationary gap has a huge social and political cost. जब लोगों के पास काम नहीं होगा, लोग पागल हो जाएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे, सो देयर विल बी ह्यूज सोशल कॉस्ट, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉस्ट एज पीपल विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड सो द कंट्रीज आर नॉट रेडी टू अलाउ डिफ्लेशनरी गैप। कंट्रीज रेडी नहीं होती हैं डिफ्लेशनरी गैप अलाउ करने के लिए, इसीलिए ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट कोई प्रिफर नहीं करता, क्योंकि डेफिसिट कंट्री को क्या बियर करना पड़ता है, बोल दो जल्दी से, क्या बियर करना पड़ता है, कौन सी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी। यस। चलिए अब सरप्लस कंट्री की बात करें तो सी फॉर द सरप्लस कंट्री, जाइए फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेस में और बताइए सरप्लस कंट्री के लिए क्या सिचुएशन हुई, बताओ सरप्लस कंट्री के लिए क्या सिचुएशन हुई थी, प्राइसेस विल, बताओ प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस विल राइज, प्राइस राइज, इंटरेस्ट रेट फॉल, इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज। नाउ इनकम इंक्रीज, सो डिमांड, अब मैं आगे बता रही हूँ, इनकम ज्यादा है तो लोग गुड्स की डिमांड
ज्यादा करेंगे, यार खर्चा करेंगे, पैसे ज्यादा है, कमाते ज्यादा है तो बहुत खर्चा ज्यादा पैसा है, करेंगे। ज्यादा करेंगे। हाँ, बहुत पैसा है तो डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड जब चीजों की बढ़ती है तो चीजों की प्राइसेस भी बढ़ेगी। And this is a situation of Inflation. inflation. इसे कहते हैं महंगाई या inflation. Now you tell me, surplus is not a problem. Surplus country के लिए surplus होना यानी BOP में receipt ज्यादा होना is not a problem. Still इस problem, जो चीज problem ही नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए कंट्री को क्या लाना पड़ता है अपनी इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन लाना पड़ता है। बिना मतलब हम तो चाहते ही नहीं है सरप्लस कंट्री एफ तो चाहती ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी सिचुएशन है कि रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। ठीक है भाई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर खुद ब खुद छोड़ देंगे इकोनॉमी पे तो इकोनॉमी खुद ब खुद एडजस्ट होने लगेगी, बीओपी खुद ब खुद सरप्लस से डेफिसिट में जाने लगेगा, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ गई तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो फिर से प्राइसेस बढ़ गई। दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। नो कंट्री वांट्स टू गो इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन टू सॉल्व surplus which is not even a problem. सरप्लस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए कोई कंट्री इन्फ्लेशन की कॉस्ट बियर करना नहीं चाहती। इसीलिए कहा गया है दिस कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट इज टेल वैगिंग द डॉग, टेल वैगिंग द डॉग rather than dog wagging the tail. पूंछ कुत्ते को हिला रही है, कुत्ता पूंछ नहीं हिला रहा है। That's why it is dog rather than dog wagging tail. So this concept is completely scrapped nowadays. क्योंकि किसी कंट्री में जहां पर सरप्लस बीओपी है उसके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तुम सॉल्व करोगे और इन्फ्लेशन लेकर आओगे तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो दैट्स वाई इस अप्रोच को देखिए। कम टू पेज नंबर 25 ओनली, सेकंड पॉइंट सरप्लस, पेज नंबर 25, सेकंड पॉइंट, सरप्लस कंट्रीज शुड अलाउ इन्फ्लेशन, excess in investment and outflow of capital, but no country in the world is ready to pay these costs because BOP surplus is not a, BOP में surplus होना खुद एक problem नहीं है। Yes. So why the countries have to sacrifice international stability for external balance? क्यों stability को sacrifice करना जो ऐसी चीज जो even problem नहीं है उसके लिए? And last, so this system appears as tail wagging the dog rather than dog wagging the tail. Is it clear? Understood? यहाँ पर कौन किसको? पूंछ is making the dog move rather than dog making the tail move. I hope समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, मुझे भी नहीं समझ आया। चलिए once again, is it clear to everyone? It is tail wagging the dog, ना कि dog wagging the tail. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी इस पे डीमेरिट्स में सबसे पहले डेफिसिट कंट्री में डी से ही स्टार्ट होगा। डेफिसिट कंट्री में डिफ्लेशन हो जाता है। डिफ्लेशन वो सिचुएशन जहां पे लोगों के पास काम नहीं है करने को, और सरप्लस कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाता है जहां पर डिमांड ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है, ज्यादा डिमांड करेंगे तो चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगेगी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस विल बी इन्फ्लेशन। तो दोनों कंट्रीज ये कॉस्ट नहीं बियर करना चाहती, इसीलिए ये सिस्टम को कंप्लीट, इस सिस्टम को हम कंप्लीट वैलिड सिस्टम नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो नाउ देयर आर टू सिस्टम्स ना। पहला था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर तीन चीजें आती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, फ्लेक्सिबिलिटी इन इनकम। दूसरा सिस्टम वाज फ्लेक्सिबिलिटी इन, बोलो क्या था वो दूसरा? फ्लेक्सिबल, यस, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो चलिए, इट इज 5 minutes इट विल टेक, लेट्स कंप्लीट इट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम,
second system says flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system says balance of payment will be automatically adjusted. Balance of payment will be automatically adjusted due to change in exchange rates. Due to change in exchange rates. It says balance of payment will be automatically adjusted. ये भी कहता है और balance of payment automatically adjust हो जाएगा, पर किसके change होने के कारण? Exchange rate में change होने के कारण. कैसे समझते हैं? सबसे पहले deficit country के लिए ना. Deficit country. What was there in deficit country? Deficit country में imports are more than export. Imports are more than export. Demand of dollar या demand of foreign exchange is more than receipts or supply of foreign exchange. Here demand of foreign exchange is more than receipts of foreign exchange, receipts or supply of foreign exchange. चलिए इस बात से एग्री करते हो? डेफिसिट कंट्री जहां पर इंपोर्ट ज्यादा है उन लोगों को पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, डॉलर्स का पेमेंट करना यानी डिमांड करना डॉलर्स की, डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए. दिस इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन एक्सपोर्ट्स कम है तो रिसिप्ट्स यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है. चलिए ग्राफ बना के देखते हैं कैसे खुद ब खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट हो जाएगा. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में आएगा क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स ले लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को हम डॉलर्स मान रहे हैं, और दूसरी तरफ आएगा रेट. DD is the demand curve. SS is the supply curve. Now we have deficit. That means हमारे imports are more than exports. Imports ज़्यादा है. We are demanding more. Demanding more तो मैंने सिखाया है. When we want more dollar चाहिए payment करने के लिए, so our demand curve will shift towards right. D dash is the new demand curve. D dash is the new demand curve. पहले देख लेते हैं equilibrium was at point E जहां पर रेट था RO. अब D dash is intersecting SS at point E dash. So the rate increased. Yes, now पहले अगर रेट 70 लेते हैं और अब बढ़कर रेट 71 हो गया है, 72 हो गया, तो $1 initially was 70. Now $1 is equal to ₹72. यस, आप मुझे बताइए सेम उसी डॉलर को खरीदने के लिए आप कितने रुपए देने पड़ेंगे? सेम वही $1 को खरीदने के लिए आप पहले से 72 ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे. तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे उसी डॉलर के लिए, तो हम इंपोर्ट्स नहीं करेंगे. वेरी गुड. इंपोर्ट डिक्लाइन.
तो जो डेफिसिट सिचुएशन will solve. solved, right? Imports decline, so deficit situation solved. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. So this is increase in demand. अब देखिए क्या है सिचुएशन, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, यानी सप्लाई कम है डिमांड से, तो इसका एक और ग्राफ बन सकता है। और DD is the demand curve, SS is the supply curve, here it is rate, here it is quantity. चलिए, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, सप्लाई कम है, दैट मीन्स सप्लाई इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, supply is shifting towards left, so new supply curve is this. S dash is a new supply curve. S dash is a new supply curve. The initially rate was RO. Now they intersect. S dash and demand is intersecting at point E dash. पहले intersection point ले लेते हैं E. So now the rate is more. Again, rate is more. $1 is equal to ₹70 था पहले, अब $1 is equal to ₹72 हो गया. Imports decline, deficit solved. Please make rough diagrams only, ऐसे fair बनाने की जरूरत नहीं है. सप्लाई इसमें बढ़ गया ना, क्या हुआ, सप्लाई कम हुआ ना. देखो दोनों सिचुएशन देखिए, व्हाट इज द सिचुएशन, डेफिसिट सिचुएशन. डेफिसिट में क्या होगा, यू वांट मोर डॉलर्स, डिमांड ऑफ डॉलर्स इज मोर. या फिर दूसरे में इसको कैसे बोल सकते हैं, सप्लाई ऑफ डॉलर्स इज लेस. yes. है ना, तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स इज लेस, दोनों को कहने के मतलब a coin has two sides, head and tail. Similarly, बात एक ही है कि you are demanding more dollars, so demand of more dollars, या फिर दूसरी तरफ से क्या कह सकते हैं, supply of dollars is less. चलिए, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और सेम चीज, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. कैसे कॉम्बिनेशन होगा, देखिए स्क्रीन पर. This is y axis and this is x axis. Demand curve initial is DD, supply curve is SS. Initial equilibrium is at point E, where rate is R. Increase in demand, we want more dollar ताकि goods का payment कर सके, import का payment कर सके, तो demand curve shifts towards right. So new demand curve is D dash. फिर क्या हुआ, या तो डिमांड बढ़ी, या तो क्या कहे, सप्लाई कम हुआ. सो सप्लाई कम हुआ तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. नया सप्लाई कर्व बनाते हैं S dash. नया डिमांड कर्व, न्यू D dash इंटरसेक्ट S dash at point E dash. So rate is higher, R1. Rate अभी भी बढ़ गया at E dash. D dash intersect S dash at E dash. So rate is R1. तो रेट बढ़ेगा, $1 is equal to 70. अब $1 is equal to ₹72. सेम डॉलर के लिए ज्यादा रुपए, तो imports decrease, deficit will solve. deficits.
Any doubt to anyone? No, ma'am. Oh, मैडम. कंसेप्ट इज क्लियर कि यहाँ तो डिमांड बढ़ना, उल्टा उसको कह सकते हैं सप्लाई का कम होना. हाँ, या दोनों ग्राफ्स दोनों का एक ही साथ बनाकर देख. मैम तो इसमें से कोई एक ही करने का एग्जाम में तो तीनों तीन बताने. नहीं नहीं, एग्जाम में तो लॉन्ग अब आना ही नहीं है ना, और अगर लॉन्ग आता है तो फिर तीनों बनाने. अब पैम्पलेट में देखोगे तो एक ही ग्राफ में उन्होंने तीनों सिचुएशन समझा दी है, जो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब मुझे उस एक ही ग्राफ में तीनों समझाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने तीन अलग अलग बता दिए. ठीक है, और मेरे हिसाब से तो नाउ आई नो इट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन. अब तो मतलब ऑनलाइन, अब तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफलाइन, ये किसी भी हाल में नहीं. चलिए, तो अभी दूसरे ma'am. ग्राफ्स. हाँ बोलो. This topic is over or it's remaining still? नहीं नहीं, एक ये Surplus तो हमने कौन सी country- कंट्री के लिए की? हाँ, सरप्लस सरप्लस सरप्लस. एक मिनट, लास्ट 2 मिनट्स. और सरप्लस कंट्री के लिए मैम ये इनवर्स होगा ना, ये मतलब जस्ट उल्टा. हाँ, मैं बना नहीं रही हूँ, बस आप ही बताएंगे. सरप्लस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट. yes मैम. तो क्या सिचुएशंस होंगी? सप्लाई. will increase and demand will decrease. हाँ, तो पहला सप्लाई इंक्रीज, दूसरा हम कह सकते हैं Demand for Demand foreign exchange is less than डिक्रीज. this. हाँ, और कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन. दोनों हो सकते हैं सप्लाई इंक्रीज एज वेल एज Demand decrease. डिमांड डिक्रीज. सप्लाई इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, और कॉम्बिनेशन सप्लाई इंक्रीज एज वेल एज डिमांड डिक्रीज. तो मैं एक ही बना रही हूँ, आप भले मत बनाइए, बस ये जानने के लिए कि रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये तो पता पड़े. X and Y axis. TD is a demand curve. SS is the supply curve. Intersection is at point E. Rate is R. Supply increase, so supply curve will shift towards right. Right. S dash. So नया intersection point is E dash. Rate क्या हो गया? Decrease. So $1 was initially 70. Now that same $1 became 68. Yes, तो बाहर क्या होगा बताइए इस सिचुएशन में? दिस सिचुएशन पहले $1 देकर 70 रुपए का पेन मिल जाता था इंडिया में से. अब $1 देकर 70 रुपीस का पेन नहीं मिलता. But we want to see for export. Our problem is export. Exports decrease and import increase. चलो. And import increase, surplus salt. Salt. Is it clear? Understood? Yes ma'am. So Yes, तीनों ही सिचुएशन में रेट कम होगा. सप्लाई बढ़े, डिमांड कम हो, या कॉम्बिनेशन का ग्राफ बनाओगे, किसी का भी ग्राफ बनाओगे, सो कंडीशन विल बी रेट विल डिक्रीज. रेट डिक्रीज होगा तो सीधी बात है, यू आर सेइंग राइट, इंपोर्ट इंक्रीजेस. इंपोर्ट इंक्रीज यानी जो सरप्लस हो रहा था वो खुद ब खुद सॉल्व. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay, so we end the class. ज़्यादा खिंच गई class आज. But listen, today there is a video lecture of crawling peg and adjustable peg system on You Will Learn app. मैं नहीं बोलती आज ही देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट वेडनेसडे से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वेडनेसडे को हम सिर्फ उसको थोड़ा सा रिवाइज करके उसका क्या था मीनिंग समझा के आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो वेडनेसडे तक क्रॉलिंग पेग एंड एडजस्टेबल पेग. आप अगर अपनी पैम्पलेट में भी देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक वही है. Next topic is page number 27. Adjustable managed floating, controlled floating. Question number 3. Adjustable peg system. ये Wednesday से पहले जरूर देख लेना. Is it clear?
Yes, ma'am. Yes, Okay. Yes, ma'am. Yes. चलिए बाय बाय टेक केयर Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. बाय बाय बाय